नमस्कार, मैं हूं प्रसून। आज एक बड़े सवाल के साथ हाजिर हैं कि कौन रोक रहा है मोदी को बड़े फैसले लेने से। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 35 दिन गुजर चुके और मोदी सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से महज 4 दिन पहले एक इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 10 साल में जो भी काम हुए वो तो बस ट्रेलर थे। चुनाव से पहले और अगले आने वाले 100 दिनों का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सूत्रों की माने तो फरवरी 2024 में ही मोदी सरकार ने अगले टर्म में सरकार बनने के बाद 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया था। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे जारी नहीं किया गया और अब 100 दिनों में से 35 दिन पूरे हो चुके हैं। सवाल उठना लाजमी है, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मोदी सरकार के एजेंडे में 10 बड़े मुद्दे क्या हैं। पहला मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तीसरा है मुस्लिम आरक्षण खत्म करना। चौथा है दिल्ली का मास्टर प्लान। अगला है वक्फ बोर्ड खत्म करना। उसके बाद अगला है अग्निवीर स्कीम में सुधार, जिस पे काफी हद तक काम हो रहा है। CAA का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव। जनगणना जो 2021 में होनी थी 2026 में अब प्रसीमन होना है। और सबसे बड़ा वादा कि भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। मोदी सरकार के 2 बड़े कार्यकाल देखे तो यह अंतर और भी उभर कर सामने आ रहा है। मोदी सरकार के पहले के 2 कार्यकाल में लिए गए बड़े फैसलों ने ही मोदी को वर्ल्ड लीडर के तौर पे सामने ला दिया था और हिंदुस्तानी तो मोदी के कायल हो गए थे। लेकिन आपको बता दें कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, जिसके बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही उन्होंने विदेशों में छिपा कर रखे गए काले धन की जांच के लिए SIT बना दी। अगले 100 दिनों में रेल का किराया बढ़ाने, डीजल सब्सिडी घटाने, योजना आयोग भंग करने जैसे ताबड़तोड़ फैसले लिए। 30 मई 2019 को नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। पहले ही कैबिनेट मीटिंग में सभी छोटे किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने के चुनावी वादे को मंजूरी दी। 1 महीने के भीतर 3 तलाक खत्म करने के लिए संसद में बिल पेश कर दिया। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। तो ऐसा क्या है जिसके कारण मोदी का वैसा फॉर्म इस बार की सरकार में नहीं दिख रहा है जो पहले के 2 कार्यकाल में दिख रहा था? इसके पीछे 5 बड़ी वजहें हैं जो मोदी को बैकफुट पर ले जा रही हैं। पहली वजह है विपक्ष की आत्मघाती नीतियां। बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल विपक्षी दलों की रसातल में ले जाने वाली रणनीति है। सरकार से ऐसे फैसले करवाना चाहती है जिससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए। मुस्लिम आरक्षण, लोकतंत्र के नाम पर देश विरोधी गतिविधियों की दबे शब्दों में तरफदारी, बांग्लादेशी घुसपैठियों की वकालत, जॉर्ज सोरस जैसे भारत विरोधियों के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर जैसे तमाम मुद्दे हैं। दूसरी वजह है 272 प्लस सीटें नहीं आना संसद में। 2024 चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए हैरान करने वाला है। बीजेपी इस बात की समीक्षा करने में लगी है कि चुनाव के दौरान उससे कहां चूक हुई और कैसे इसकी भरपाई होगी। तीसरी वजह है संसद चलाने की चुनौती। लोकसभा में 2019 की तुलना में 150 के बजाय अब संसद में 250 विपक्षी सांसद हैं। सरकार प्लानिंग कर रही है कि कैसे संसद में अपने एजेंडे में शामिल बिलों को आसानी से पास करा लिया जाए। चौथी वजह है संगठन और आरएसएस से संबंध। चुनाव के बाद बीजेपी और आरएसएस के संबंध
एक तरीके से खराब हुए। संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी नेताओं के अंदर बढ़ते अहंकार को लेकर चिंतित है। आने वाले दिनों में बीजेपी अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, जिसके कारण संगठन पर पकड़ को लेकर रस्साकसी दिख सकती है। पांचवी वजह है 2024 का बजट। बजट से पहले मोदी सरकार के सहयोगी दलों ने अपने राज्यों के लिए मांगे रखी हैं। इसका नतीजा यह है कि केंद्र ने आंध्र प्रदेश को तेल रिफाइनरी लगाने के लिए 60,000 करोड़ की योजना को पहले ही मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पेपर लीक, रेल हादसे, किसानों को फसल पर एमएसपी देने की मांग, अग्निवीर सैनिकों को रेगुलर सैनिक की तर्ज पर नियुक्त करने की मांग ने मोदी सरकार को एक तरीके से पीछे ढकेला है, जिसके कारण से बड़े फैसले लेने में उनको दिक्कत हो रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपिन शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, हरिमोहन कौशिक जी रिसर्चर के तौर पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल विपिन शर्मा जी से। विपिन जी, मोदी बड़े फैसले नहीं ले पाए, 35 दिन बीत चुके हैं, इसके क्या कारण आपको समझ में आते हैं? धन्यवाद प्रसून जी। और देखिए, सबसे पहले जो बात समझने की आवश्यकता है वो ये है कि पहले दो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी के 2014। आपकी आवाज दब रही है विपिन जी। आपको आवाज मिल रही है अभी? आवाज अभी तक आ रही थी आपकी, थोड़ी सी लग रहा है फिर से प्रॉब्लम आ रही है जी। मैं तो अपनी बात दोहरा रहा हूँ। अभी आवाज पहुंच रही है आपके पास? आवाज में ऊपर नीचे हो रहा है। आपको आवाज मिल रही है अभी? जी, अब आवाज एकदम क्लियर आ रही जी। देखिए, एक 2014 में और 2019 में प्रचंड बहुमत था, स्पष्ट बहुमत नरेंद्र मोदी को मिला, एनडीए को मिला, भाजपा को मिला। तो यहाँ पर स्थिति अब बदली है। 2024 में एक अनुमान लगा रहे थे, एक आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था भाजपा का कि वो बोल रहे थे 400 पार, लेकिन यहाँ पर 240 पर सिमट गए। तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार बनी है, इसको आप बोलना मुझे लगता है थोड़ा गलत होगा कि मोदी सरकार 3.0, ये एनडीए सरकार है 3.0, क्योंकि यहाँ पर सरकार जो बनी है कि बाकी आपके जो घटक दल हैं उनके सहयोग से, समर्थन से। तो ये अब ये बात तय है कि जहां पर जो फैसले लिए जाएंगे बाकी घटक दलों को साथ लेकर, आप तमाम बातें भाजपा ने करी थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करी थी, वन नेशन वन पोल की बात करी थी, और वहां से विपक्ष अपना हमला, जो बाकी घटक दल है वो भी ये दबाव डाल रहे हैं कि अग्निवीर को लेकर उसको रिव्यू करना है, और ऐसी तमाम और बातें हैं कि जहां पर जो बाकी घटक दल है, खासतौर पे टीडीपी और जेडीयू, वो चाहते हैं कि सरकार उनके साथ सलाह मशवरा करे। तो यहाँ पर ये बात देखिए, ये जब नतीजे चुनावों के आपके मन मुताबिक नहीं आए, जो आपने अनुमान लगाया था, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर हताश महसूस करेगा कोई भी। तो यही बात है कि अभी इस समय जो जोश है, जोश बरकरार है, लेकिन थोड़ा जोश में कमी है। और अभी क्योंकि पहले 100 दिन का एजेंडा था, जब सरकार नहीं बनी थी, और जब बार बार नरेंद्र मोदी जनता को जब संबोधित कर रहे थे तो बोल रहे थे मेरे तीसरे कार्यकाल में ये काम करेंगे, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड हम लोग पेश करेंगे, और अब वो 125 दिन के रिपोर्ट कार्ड की बात चल रही है। क्योंकि देखिए, 25 दिन का जो हवाला दिया जा रहा है वो ये बोला जा रहा है कि युवाओं को लेकर 25 दिन समर्पित करे जाएंगे, जो बहुत जरूरी है और बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है। लेकिन अभी चुनौतियां भी बेशुमार हैं, आपको घटक दल भी साथ लेके चलने, और जैसे चुनौतियां बेशुमार हैं। हरिमोहन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हरिमोहन कौशिक जी, जो विपिन शर्मा जी बोल रहे हैं उससे आप कितने सहमत हैं? और दूसरा, अगर सबको लेके चलना होगा, गठबंधन की मजबूरी होगी, तो मोदी की छवि के लिए यह कितना नुकसानदायक है? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और आपके पैनलिस्ट को। मेरा थोड़ा सा है ना, मैं चाहूंगा शर्मा जी का एक थोड़ा सा सुधार करूं। अगर पिछले वाले मोदी 1 और मोदी 2 थे तो शायद ये भी मोदी 3 होगा, लेकिन अगर आप इसे मोदी 3 नहीं कह रहे हैं तो ये एनडीए 3 भी नहीं है, ये एनडीए 1 या 2 होगा। थोड़ा इसे अगर हम करेक्ट करें तो ज्यादा सटीक रहेगा। कारण उसका ये है
कि या तो हम इसे पिछली वाली सरकार से जोड़ के ना देखें, और अगर जोड़ के देख रहे हैं तो पिछली वाली सरकार को ही क्वांटिटी में देखें, क्योंकि मोदी सरकार ने अपने शुरू के 10 दिन में समझा दिया कि भैया देखो ठीक है सीटें कम आई हैं, लेकिन इतनी कम नहीं आई हैं कि बिल्कुल ही जिसे कहें कि हम बिल्कुल टूटी फूटी सरकार चला रहे हैं और हम हर किसी से भीख मांग रहे हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, अगर नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ भी देते हैं तो अकेले बीजेपी को नुकसान होगा या नीतीश कुमार को भी नुकसान होगा, मुझे ये बताइए। नहीं, हरिमोहन कौशिक जी, हमारा सवाल अलग है। मैं वही भारत की जनता जो मोदी को पसंद करती है, मोदी की जो छवि है वो कोई समझौतावादी नेता वाली छवि नहीं है। उनके बारे में एकदम स्पष्ट छवि है कि मोदी जी सही और गलत को लेकर फैसला करते हैं, और अब जो 35 दिन के हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें साफ है कि मोदी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो जिसकी छवि भारतीय मतदाताओं के अंदर, हिंदुस्तानियों के अंदर बनी हुई है। सर माफ कीजिएगा, देखिए 10 दिन के, मैंने पहले ही बता दिया, 10 दिन के अंदर मोदी ने वो सभी साफ दिखा दी कि बहुत स्ट्रांग है। चाहे रशिया का मामला हुआ, चाहे बांग्लादेश का मामला हुआ, चाहे पाकिस्तान से डील करने का मामला हुआ, अमेरिका से डील करने का मामला हुआ, विपक्षी दलों से डील करने का मामला हुआ। हाँ, हम जिस अभी डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, पिछली बार भी डिसीजन जो हैं वो जो शपथ ग्रहण था उसमें बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दिए थे, लेकिन अगस्त में 5 अगस्त 10 अगस्त ऐसे ऐसे करके जो तूफान मचने शुरू हुए थे वो अगस्त में मचे थे। और मैं यही मानता हूं कि एक बार अगस्त यानी मॉनसून सेशन आने दिया जाए और मोदी सरकार की जो पॉलिसीज हैं या जो आगे काम करने जा रहे हैं एक बार उसको वेट तो करें। कारण ये है कि अभी जल्दीबाजी के अंदर 242 या 240 सीटों का जो शोर मचाकर एकदम से कहना शुरू कर दिया ये तो कमजोर हो गए सर। हरिमोहन कौशिक जी, अगर आपके हिसाब से माना जाए तो क्या यह मान लिया जाना चाहिए कि आने वाले समय में वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाएगा? मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो तुष्टीकरण है, जिसके पुरोधा एक तरीके से टीडीपी भी है, उससे भी पार पा पाएंगे मोदी जी? सर देखिए, अगर हम केवल और केवल वक्फ बोर्ड और मुस्लिम तुष्टीकरण या जो मुस्लिम के नाम पर जो भी है, इसी को अगर स्ट्रांग गवर्नमेंट की बात करते हैं तो माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान में आज तक कोई गवर्नमेंट स्ट्रांग नहीं बनी। यहां तक कि इंदिरा गांधी सरकार भी स्ट्रांग नहीं बनी, अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया है तो। सर बहुत 10 मैंने मामले गिनाए हैं हरिमोहन कौशिक जी, 10 मामले गिनाए हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम आरक्षण, दिल्ली का मास्टर प्लान, वक्फ बोर्ड को समाप्त करना, अग्निवीर स्कीम में सुधार, अग्निवीर स्कीम में सुधार हुआ है, सीए का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट में बदलाव, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, जनगणना है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, ये सब तमाम मुद्दे हैं। आ रहा हूं जी, अगर हम सीए का कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन की बात करें वो लागू हो चुका है। अब राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कितनी मजबूती के साथ लागू करती है, क्योंकि उसके बाद ये पुलिस का मामला आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बाद में आता है। दूसरी बात, अग्निवीर में सुधार की शुरुआत हो चुकी है और काफी हद तक उसमें बदलाव हो चुके हैं। सीआरपीएफ ने भी अपना साफ कह दिया कि वो जो है रिक्रूट के अंदर कुछ करेगी, और डिस्कशंस लगातार चल रही हैं और आने वाले टाइम में आपको इसमें भी रिफॉर्म मिल जाएंगे। उसके बाद आगे आ जाता है जो हम कहते हैं कि वक्फ बोर्ड। देखिए सर, वक्फ बोर्ड से पहले अगर हम देखेंगे तो अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसके अंदर यूसीसी की तरफ सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने आगे कदम बढ़ा दिया, लेकिन क्या मोदी सरकार वहां झुकी? आंसर है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वैसे लागू करने की तैयारी कर रखी, काम खत्म। सर यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्ट डिक्लेयर ना करके सुप्रीम कोर्ट के लॉ को ही लागू कर दोगे तो वही यूनिफॉर्म सिविल कोड है। अब उसे नाम देना और पीछे से कर देना, दोनों में चीजों में फर्क है। अब कहें कि नहीं नाम दोगे तभी मजबूत कहलाओगे, लेकिन करोगे तब मजबूत नहीं कहलाओगे, तो माफ कीजिएगा। रही बात वक्फ बोर्ड की, सर वक्फ बोर्ड को भी उसके पंख तो कतरे जा रहे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुए, चाहे सरकार के माध्यम से हुए। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां कम से कम फाइलें खुलनी शुरू हो चुकी हैं और वक्फ बोर्ड को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि आओ आपकी यहां बताओ। पहले तो साहब आप कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से नीचे अपील ही नहीं कर सकते थे। चलिए हरिमोहन कौशिक जी, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार पहले की तरीके से ही मजबूत है और मोदी जी कड़े फैसले ले रहे हैं, लेकिन विपिन शर्मा जी, आपको क्या लगता है कि पेपर लीक जैसे मामले जैसे ही मोदी सत्ता में आते हैं, जम्मू कश्मीर में हमला हो जाता है, रेल हादसे एक के बाद एक हो रहे हैं, किसानों को हर फसल पे एमएसपी चाहिए, और राहुल गांधी ये बार बार मुद्दा उठा रहे हैं कि अग्निवीर सैनिकों को रेगुलर सैनिकों की तरीके से ही नियुक्ति देनी चाहिए,
क्या ये सब ऐसे मुद्दे नहीं है जहां मोदी जी बैकफुट पे हैं? देखिए, एक बात को संज्ञान में लेना पड़ेगा रसूल जी, और जैसे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में भी बोला और ये सार्वजनिक तरीके से कि कांग्रेस 99 नंबर लेके आई है और 99 नंबर 100 में नहीं 543 में, और अगर हम सबके नंबर जोड़े, जो इंडिया अलायंस का दल है, पूरा जो ब्लॉक है, वो भी 240 जो भाजपा अकेले में लेके आई है, तो ये भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगी बात। तो आत्मविश्वास में कमी आई है, जोश में कमी आई है, निश्चित बात है भाजपा के, लेकिन यहाँ पर इरादे पूरे पक्के हैं, बुलंद है कि यहाँ पर देश को आगे ले जाना है, विकसित भारत 2047 तक बनाना है, और सबसे बड़ी बात जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन पे अब और तेजी से अमल करवाना है कि मेक इन इंडिया। विपिन शर्मा जी, आपकी भी बात मैं मान लेता हूं, लेकिन सबसे बड़ा अंतर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, विपिन जी पहले आप बोलिए, जो सबसे बड़ा सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से उठाया गया और एक मीटिंग में बोला गया कि अहंकार आप लोगों को अपना कम करना ही होगा। मोदी जी की बात नहीं हो रही है, बीजेपी के बड़े नेताओं की बात हो रही है, सांसद की बात हो रही है, विधायक की बात हो रही है। जो जनप्रतिनिधि चुन के आ रहे हैं उनको लग रहा है मोदी जी के ही भरोसे हम जीत जाएंगे, हमें जनता के सामने अपना कोई जवाबदेही नहीं है। ऐसे मामलों को लेकर आपको क्या लगता है कि उसकी जवाबदेही भी मोदी जी को तय करनी होगी या जनता को तय करनी होगी, या कौन इस पे फैसला करेगा? रसूल जी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। एक बात तय है कि यहाँ पर भाजपा को अपने नाते और बढ़िया करने पड़ेंगे आरएसएस से, क्योंकि ये अगर ये समझने लग जाए भाजपा के नेता और खासतौर से वरिष्ठ नेता कि अपने दम पे वो चुनाव जीत के आए हैं या जीत लेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। 2024 के चुनाव एक बहुत बड़ी केस स्टडी बन के उभरी है और इससे सीख लेनी चाहिए। और यही बात है कि जो ये खबरें आ रही हैं इसमें कुछ तो होगी इसके पीछे वजह कि मोदी, अमित शाह और योगी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ऑल इज नॉट वेल। तो यहाँ पर एक ये सबका दायित्व बन जाता है कि अपने नाते मधुर करें, नहीं तो इस समय जो विपक्ष है 2024 में वो पूरी तैयारी में कमर कस ली है उसने कि यहाँ पर वो बहुत बड़ी चुनौती पेश करेंगे। और एक देश के सामने वैसे भी काफी चुनौतियां हैं कोरोना काल के बाद, जब देश उभरा, अपनी आबादी को भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए और जो संसाधन है वो सीमित है, लेकिन देश प्रगति की राह पे है। और यहाँ पर देशवासियों ने कोरोना काल में भी एक तपस्या करी थी, एक बड़ी अनोखी नजीर पेश करी थी, लेकिन इस समय ये भूलना नहीं चाहिए। बहुत जरूरी बात मैं चाहता हूँ आपके सम्मानित दर्शकों तक पहुंचे कि गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो वहां पर यूपीए 1, यूपीए 2 कितना मजबूत था और वो केंद्र की सरकार थी उनकी, तो तब भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करा और बखूबी करा। और गुजरात मॉडल जाना जाता है कि गुजरात की कायाकल्प बदली। तो मुझे नहीं लगता, बतौर पत्रकार जो समझ मैं रखता हूँ, कि यहाँ पर नरेंद्र मोदी के सामने कोई बाधा आएगी। और जिंदगी संघर्ष का नाम है, तो यहाँ पर संघर्ष वो करेंगे और चुनौतियां स्वीकार करेंगे। और जी विपिन शर्मा जी, हरिमोहन कौशिक जी, बीजेपी की एक चुनौती तो है ही कि आम जनता में अपनी पुरानी खोई साख दोबारा पाए, उसी तरीके से जिस तरीके से 2019 में पाया था। लेकिन सवाल यही है कि जब संघ आईना दिखाता है बीजेपी को, तो बीजेपी को चुभता बहुत है। दूसरा सवाल है कि अगर संघ की चीजों को आत्मसात भी कर ले तो विपक्षी दलों से कैसे निपटे। जॉर्ज सोरस के बहाने, जॉर्ज सोरस के एजेंडे पे काम करते हुए एनजीओ को प्रमोट करते हैं जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते हैं, उस विपक्ष से कैसे निपटे जो हर फसल पे एमएसपी देने की बात कर रही है, जबकि भारत की आर्थिक स्थिति या भारत का जो खजाना है वो उसकी अनुमति नहीं देता है। कैसे हर ऐसे मामलों पे निपटे जिसमें देश का ही अहित होता है। सर देखिए, एक्चुअली इस मामले में मैं थोड़ा सा विचार ये रखता हूँ कि बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो नो डाउट कई बार क्या है, आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेके आम आदमी को सीधे केंद्र सरकार से या सीधे राज्य सरकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जोड़ दिया। नतीजा क्या हुआ
अगर किसी को कोई काम करवाना है तो सीधा आपने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को मैसेज कर दिया, और अगर कोई मान लिया फैसिलिटी लेनी है तो डायरेक्ट आ गई। तो विधायकों और सांसदों का तो काम लगभग बहुत कम बचा है। फिर तो अगर कोई पुलिस केस हो गया छोटा मोटा तो उसके अंदर तो किसी विधायक और सांसद का काम आ जाए तो आ जाए, वरना नहीं। लेकिन यहाँ बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि विधायकों और सांसदों को ये अपने आप में इतना पंगु बना के रखते हैं, इतना पंगु बना के रखते हैं कि इनके विधायकों की यहाँ तक की, अरे यार मतलब कई मामलों में तो ये है कि इनके मुख्यमंत्रियों तक की नहीं चलती। इससे और ज्यादा क्या होगा कि मुख्यमंत्री के हरिमोहन कौशिक जी, जो करता है। मेरा जो आकलन है, हो सकता है आप उससे सहमत ना हो, लेकिन जब विधायक का और सांसद का लोकल कानून व्यवस्था में दखल बढ़ता है तो तमाम तरह के भ्रष्टाचार फैलते हैं। उस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की कोशिश ही थी कि कानून व्यवस्था से इन लोगों को दूर रखा गया, लेकिन अब आप ये कह रहे हैं कि यह बीजेपी को उल्टा पड़ रहा है। यस सर, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि क्या हमारी, या तो बीजेपी इस नुकसान को झेलने के लिए तैयार रहे, क्योंकि आपने विधायकों और सांसदों के पास बहुत ज्यादा काम करने के लिए छोड़ा नहीं। दो चीजें होती हैं, या तो विधायक खुद जाकर जनता के घर के बाहर खड़ा हो और कहे कि लाओ मैं तुम्हारा काम करवा दूं, और दूसरी चीज होती है जनता उसके सामने आए। अब पुराने डर्रे पर चलने वाली जितनी पार्टियां हैं उनके नेताओं के घर के बाहर आज भी भीड़ लगी रहती है, और नेता ऐसा एहसान सा जता के काम कर रहे होते हैं कि देखो मैं समर्थक नहीं हूं, लेकिन आप फिर विधायकों को कटघरे पे खड़ा नहीं कर सकते ना कि आपकी जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग विधायक फिट ही नहीं बैठता। वो तो जो उसका काम है वो अगर करवा देगा उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। चलिए हरिमोहन कौशिक जी, मैं संक्षेप में आपसे पूछना चाहता हूं 30 सेकंड में कि क्या मोदी 2019 की ही तर्ज पे 2024 में भी कोई बड़ा धमाका करने वाले हैं आने वाले समय में या नहीं? सर अगस्त में बहुत अच्छे से पता लग जाएगा कि कितने बड़े बड़े धमाके होंगे, क्योंकि पहली बार जो होगा वो देखिए, मुस्लिम वाले मामले में हो सकता है आप बैकफुट पर रहें, मुस्लिम्स के मामले में आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए देख पाएंगे, ये मैं जानता हूँ, लेकिन बाकी जितने भी मामले हैं, इकोनॉमी से लेकर डिफेंस से लेकर जितने भी, उन सब के अंदर मेरे को आज भी इस सरकार के ऊपर पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। विपिन शर्मा जी, 30 सेकंड में आपसे भी जवाब चाहेंगे, क्या मोदी जी के ऊपर आपको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में वो बिना तुष्टीकरण पे समझौता किए हुए, बिना अपनी सत्ता बचाने को लेकर समझौता किए बिना देश के लोगों को वो देंगे जिसके लिए देश हकदार है? कोई इसमें दो राय नहीं है कि नरेंद्र मोदी 2019-2014 की तर्ज पे ही काम करेंगे, और फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर सबके साथ सलाह मशवरा करके ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही सबके हित में है। और सबसे बड़ी बात है कि नोटबंदी जैसा कोई फैसला नहीं होगा, लेकिन जो भी फैसला होगा वो देश हित में होगा, नया रिफॉर्म होगा और एक नई सुबह का आगाज करेगा। नई सुबह का आगाज करेगा। आप दोनों मेहमानों का इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।